म्यूज़िक मेकर्स ये एक ओड है। ओड होता है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर एक पोएम लिखी है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को फोकस करके, उसे ओड कहते हैं। तो ये एक ओड है, वी आर द म्यूज़िक मेकर्स। और ये बहुत सुंदर है और ये ना आर्टिस्ट के ऊपर लिखी गई है। आर्टिस्ट उसमें हर तरह के आर्टिस्ट हैं, चाहे वो म्यूजिशियंस हों और चाहे वो स्कल्प्टर्स हों और चाहे वो पेंटर्स हो। उसमें सारे आर्टिस्ट को कैटेगराइज किया है, किसी एक आर्टिस्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, सब आर्टिस्ट पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है। द म्यूज़िक मेकर्स लिखी थी आर्थर ओ शॉगनेसी ने और ये एक ब्रिटिश पोएट थे। इनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1844 को लंदन में और इनका मेन फोकस लिटरेचर पे था। इनका इंटरेस्ट था लिटरेचर में और सबसे पहली इन्होंने लिटरेचर लिखी थी, राइटिंग जो थी इनकी, पहला राइटअप था एपिक ऑफ वुमन, ये 1870 को लिखा था। उसके बाद लेज ऑफ फ्रांस 1872 को। फिर इनकी शादी भी हुई थी और जिस म्यूज़िक ऑफ मूनलाइट पोएम के कलेक्शन से इन्हें फेम मिला था वो इन्होंने 1874 में लिखी थी। और म्यूज़िक ऑन मूनलाइट का जो पहला कलेक्शन था उसकी पहली पोएम थी वी आर द म्यूज़िक मेकर्स और ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम्स। और ये लाइन इतनी पॉपुलर हुई थी कि इसको काफ़ी फेमस सॉन्ग्स में यूज़ किया गया है। फिर आई थी टॉयलैंड जो उन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर लिखी थी और ये 1875 में आई थी। फिर उसके बाद आई सॉन्ग ऑफ अ वर्कमैन, ये 1881 में आई थी और ये इनकी लास्ट थी क्योंकि 1881 में ये एक बार थिएटर से आ रहे थे रात को और इनकी तबीयत पहले से काफ़ी ख़राब थी, तो बारिश में भीग गए जिस वजह से इनकी तबीयत और ख़राब हो गई थी और इनकी डेथ हो गई। वी आर द म्यूज़िक मेकर्स स्टैंज़ा 1। वी आर द म्यूज़िक मेकर्स एंड वी आर द ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम। तो इसमें पोएट ने कहा है वी आर द म्यूज़िक मेकर्स एंड वी आर द ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम, मतलब कि हम वो म्यूज़िक मेकर्स हैं। और एक और बात कि यहाँ पे आर्टिस्ट को किसी एक म्यूज़िशियन से नहीं कंपेयर किया गया, मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट को यहाँ पर कैटेगराइज़ किया गया है और म्यूज़िक मेकर्स से यहाँ पर सब तरह के आर्टिस्ट को कह रहे हैं ये, और किसी पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म को नहीं कह रहे हैं। और हम म्यूज़िक मेकर मतलब हम सारे आर्टिस्ट भी, और म्यूज़िक मेकर्स यहाँ पर इसीलिए भी कह सकते हैं क्योंकि म्यूज़िक से हमें एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है। तो हमें दूसरी आर्ट में भी वही सुकून और शांति मिलती है, आर्टिस्ट को मिलती है। एंड वी आर द ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम, और हम सपनों के भी सपने देखते हैं। अब आगे की लाइन है वंडरिंग बाय लोन सी ब्रेकर्स एंड सेटिंग बाय डिसोलेट स्ट्रीम्स। और वंडरिंग बाय लोन सी ब्रेकर्स ये कह रहे हैं कि और हम अकेले अपनी आत्मा की शांति ढूंढते हैं, अपनी आत्मा का सुकून ढूंढते हैं। एंड सेटिंग बाय डिसोलेट स्ट्रीम्स, और वहाँ बैठते हैं। और जो आर्टिस्ट होता है उसके दिल में पेन होता है, मेरे ख्याल वो तभी अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। और जब उसके दिल में पेन होता है वो उस दुख को शांत करने के लिए सी के पास जाता है, आकाश साथ में बैठता है, तो उसको थोड़ी शांति मिलती है और उसके पेन में कहीं ना कहीं उसे रिलीफ मिलता है, इसीलिए वो वहाँ जाके बैठता है। और आर्टिस्ट अकेला भी महसूस करता है अपने आप को। इसके आगे की लाइन्स हैं वर्ल्ड लूज़र एंड वर्ल्ड फोरसेकर्स ऑन हुम द पेल मून ग्लीम्स। अब ये वर्ल्ड लूज़र और वर्ल्ड फोरसेकर्स ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड लूज़र इसलिए कह रहे हैं कि आर्टिस्ट को अगर उसकी आर्ट का अप्रिसिएशन ना मिले तो उसके लिए तो ज़ीरो हो गया है कि उसको कुछ भी वैल्यू नहीं मिल रही, उसके लिए अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, तो इसलिए लूज़र्स कहा गया है। एंड वर्ल्ड फोरसेकर्स मतलब आगे ले जाने वाले, और इसलिए कह रही हैं आगे ले जाने वाले क्योंकि आर्टिस्ट ही है जिसकी वजह से आपकी दुनिया आगे जा सकती है, आपकी कंट्री, आपकी सिटी आगे जा सकती है, वो आपकी सिटी कंट्री का नाम आगे ले जा सकता है। ऑन होम द पेल मून ग्लीम्स। अब पेल मून ग्लीम्स का इसमें काफ़ी मतलब है, इसमें ये मेन है कि उस पर जिस पे वो पीला सा चाँद चमकता है। पीला चाँद इसलिए इससे ये दर्शाना चाह रहे हैं कि वो चाँद, क्योंकि आर्टिस्ट की ज़िंदगी में अगर उन्हें अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है तो वो खुद को ज़ीरो मानते हैं, और अगर उन्हें थोड़ा बहुत जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है तो उनकी वैल्यू नहीं हो रही है उनकी आर्ट की, और उनको जो उसके बदले में अप्रिसिएशन के बदले में और जो पैसे भी मिलते हैं वो भी बहुत कम है, तो जिनसे उनका बेसिक जो रहन सहन है वो भी नहीं चल पाता। मोस्टली आर्टिस्ट के साथ ये होता है, हॉलीवुड बॉलीवुड की बात नहीं कर रहे, जो बेसिक आर्टिस्ट होते हैं अच्छे आर्टिस्ट भी होते हैं।
आपने भी कहीं ना कहीं फ़ील किया होगा, देखा भी होगा, जो बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छा गाते हैं या बहुत अच्छे स्केचेस करते हैं, उनको इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिली होती जितनी बाकियों को मिलती है, और बल्कि बाकी लोग इतना अच्छा करते भी नहीं हैं जितना वो लोग होते हैं। बट किस्मत की बात भी कहेंगे, और क्या बोलूँ, तो इसमें यही कह रहे हैं कि उनकी इतने ज़्यादा पैसे उनको नहीं मिलते या उनको इतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता जितनी उनकी कद्र होनी चाहिए। फिर आगे की लाइन्स हैं, येट वी आर द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर एवर इट सीम्स। बट फिर भी हम दुनिया के मूवर्स एंड शेकर्स हैं, मतलब हम कभी स्टिल नहीं रहते, हम फिर भी मूव करते रहते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। ऑफ द वर्ल्ड फॉर एवर, और जैसा कि दिखता है कि हम वही आर्टिस्ट को यहाँ पे ना बहुत सुंदर तरीके से कैटेगराइज़ किया, मुझे बहुत अच्छी लगी है क्योंकि इन्होंने आर्टिस्ट के पेन को दर्शाया है जिस तरह से। और अगर आप किसी भी आर्टिस्ट हैं, किसी भी आर्ट फॉर्म में ड्राइंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं, म्यूजिशियंस हैं, सिंगर हैं, तो आपने भी शायद वो पेन फील किया होगा अगर आपको आपकी आर्ट की वैल्यू ना मिली हो, उसकी कद्र ना मिली हो। और फिर ये कहना है, फिर भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं और हम बढ़ते रहते हैं। और इसमें है सेकेंड सांजा, with wonderful deathless ditties we build up the world great cities। अब वंडरफुल डेथलेस डिटीज़, डेथलेस कह रहे हैं कि जो कभी मरती नहीं है, इमॉर्टल, जो हमेशा जीवित रहती है। तो डेथलेस डिटीज़ से मतलब है कि वो ऐसे सॉन्ग जो हमने लिखे हैं, हमने ऐसी आर्ट जो लिखी है जो कभी ना मर सके, ऐसे सॉन्ग्स के और ऐसी आर्ट के ज़रिए वी बिल्ड अप द वर्ल्ड ग्रेट सिटीज़। और हम ऐसी थॉट्स से, ऐसी अपनी कला के थॉट्स से, अपनी आर्ट से लोगों में ऐसे जज्बात, ऐसे थॉट्स पैदा करते हैं कि वो मोटिवेट होते हैं और वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जिससे मोटिवेशन मिलता है और फिर डेवलपमेंट होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं वो, और बिल्ड अप द वर्ल्ड ग्रेट सिटीज़। तो सिटीज़ मतलब कि यही डेवलपमेंट से दिखाया कि हमारे थॉट्स से लोग मोटिवेट होते हैं, उनको नए नए थॉट्स मिलते हैं, क्रिएटिव थॉट्स मिलते हैं, और जिससे वो मोटिवेट होते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बढ़ते भी हैं, और नया डेवलपमेंट क्रिएट होता है। आगे की लाइन्स हैं, एंड आउट ऑफ फैबुलस स्टोरी वी फैशन एन एम्पायर ग्लोरी। तो इसमें ये कह रहे हैं, अगर हमारे आर्टिस्ट के माइंड में कोई ऐसा थॉट आए जो थोड़ा काल्पनिक लगे, बट वी फैशन एंड एम्पायर्स ग्लोरी, तो ये कह रहे हैं कि हम उसे अचीव कर सकते हैं, हम उसे अपने प्लान्स को शेप करने में मदद मिल सकती है, हम उसे और अच्छा बना सकते हैं, और हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं अगर हम अपने माइंड में क्रिएटिवनेस को ज़िंदा रखें और अपने प्लान में, अपने गोल पर उसे लगाएं, तो हम अपने जो हमारा एम है हम उसे अचीव कर सकते हैं। तो ये एन आउट ऑफ अ फैबुलस स्टोरी वी फैशन एंड एम्पायर्स ग्लोरी। तो मतलब अगर हमारे माइंड में कोई ऐसा थॉट आ जाए, मिथेटिकल मीन्स वो काल्पनिक हो, बट अगर हम उसे अचीव करना चाहें और अपने गोल पर उसे अप्लाई करें, तो हम जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। और आगे की लाइन्स हैं, वन मैन विद अ ड्रीम एट प्लेजर शैल गो फोर्थ एंड कॉन्कर अ क्राउन, एंड थ्री विद द सॉन्ग्स मेजर कैन ट्रैम्पल एन एम्पायर डाउन। तो इसमें ये कह रहे हैं, वन मैन विद अ ड्रीम एट प्लेजर, कि ऐसा मैन से यहाँ पे आर्टिस्ट ये कह रहे हैं कि ऐसा आर्टिस्ट जिसको एट प्लेजर से मतलब उसको सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं, जो ऐसा आर्टिस्ट जिसके पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं, शेल गो फोर्थ एंड कॉन्कर अ क्राउन, और वो आगे बढ़ सकता है और अपनी जीत पा सकता है, जो अचीवमेंट उसे चाहिए, जो सोसाइटी के लिए अचीवमेंट चाहिए, वो भी ला सकता है। एंड थ्री विद द सॉन्ग्स मेजर कैन ट्रैम्पल एन एम्पायर डाउन। और अगर एक से ज़्यादा आर्टिस्ट मिल जाएँ, यहाँ पर 3 कहा गया, अगर एक से ज़्यादा आर्टिस्ट मिल जाएँ तो वो मिलकर, यूनिटी से यहाँ कह रहे हैं, मिलकर एक नया एम्पायर खड़ा कर सकते हैं सामने वाले को टक्कर देकर। तो ये बहुत मुझे अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा कि अगर एक इंसान चाहे, उसको सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो वो अच्छे से अपने ड्रीम अचीव कर सकता है। और अगर एक से ज़्यादा आर्टिस्ट, अच्छे क्रिएटिव आर्टिस्ट, अच्छे आर्टिस्ट एक साथ मिल जाएं, तो वो एक अच्छा नेम क्रिएट कर सकते हैं, सामने वाले को अच्छी टक्कर दे सकते हैं। और द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड, ये तो हमें पता ही है कि पेन में जितनी ताकत होती है वो एक स्वॉर्ड में भी नहीं होती।
Stanza 3. We in the ages lying in the buried past of the earth built Nineveh with a sighing and Babel itself with a mirth. तो इसमें ये कह रहे हैं कि हम जिस एज में रह रहे हैं इन द बरेड पास्ट ऑफ अर्थ के दबे हुए पास्ट में बिल्ट निन्वे विद अ साइंग एंड बेबल इटसेल्फ विद अ मर्थ. तो निन्वे एक ना किंगडम कह सकते हैं, मेसोपोटामिया में बनाया गया था, जो ध्वस्त हो गया था 1612 BC में एक वॉर की वजह से. और बेबल भी मेसोपोटामिया में ही बना था, बट वो काफ़ी अच्छा है और मतलब उस पर ध्वस्त नहीं हुआ है. तो कंपैरिजन बेसिकली इसीलिए किया गया है क्योंकि निन्वे में ये कह रहे हैं कि आर्टिस्ट को इतनी उनको जितनी वो करनी चाहिए थी ना, उनकी एडमिरेशन करनी चाहिए थी, जिनको उनकी तारीफ़ें करनी चाहिए थी, उनकी कदर करनी चाहिए थी, वहाँ पर आर्टिस्ट की कदर नहीं हुई, इसलिए वो ध्वस्त हो गई थी वॉर की वजह से. बट बेबल जो बनाई गई है इतनी सुंदर है, तो वहाँ पर आर्टिस्ट को पूरी कदर की गई है, उनको अच्छे से सब कुछ मतलब उनको अच्छे से ट्रीट किया गया, उनकी वैल्यू की गई, इसलिए बेबल आज तक टिकी हुई है मेसोपोटामिया में. एंड overthrew them with the prophesying to the old of new world's birth, for each age is a dream that is dying or one that is coming to birth. And overthrew them with them prophesying. अब ये कहना चाह रहे कि आर्टिस्ट में इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है क्रिएटिविटी की, अगर वो सोच ले कि उसे आगे बढ़ना है तो वो कर सकता है वो, और उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो नई डायरेक्शन में वर्ल्ड को नई डायरेक्शंस दिखा सके, नया वर्ल्ड क्रिएट करने में एक बड़ा स्टेप दे सके, और सारे आर्टिस्ट यूनाइट होकर ये कर सकते हैं. फॉर ईच एज इज़ अ ड्रीम दैट इज़ डाइंग एंड वन दैट इज़ कमिंग टू बर्थ. क्योंकि हर एज में आप मानेंगे कि हमसे जो पिछली सेंचुरी थी वहाँ पे जो आर्टिस्ट होंगे उनका भी कुछ ड्रीम हो गया, उन्होंने अचीव किया होगा, इस सेंचुरी में भी है, बट इससे आगे जाकर मतलब इससे बड़ा उन्होंने स्टेप लिया इस क्रिएटिविटी में, तो ये आगे बढ़ा है. और जो आगे की सेंचुरी आएगी उसमें भी आर्टिस्ट लेंगे और वो भी क्रिएटिव होंगे, इससे भी ज़्यादा ऊपर लेवल जाएगा. तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आर्ट हमेशा लेवल बढ़ता है बट वो कभी ख़त्म नहीं होती, और नई आर्ट हमेशा आती रहती है आर्टिस्ट के माइंड में जब तक है. एंड आर्ट और आर्टिस्ट इमॉर्टल हैं, वो कभी मर नहीं सकते, आर्ट और आर्टिस्ट. और ये ओड यहाँ पर हो जाती है ख़त्म.